So today we are going to discuss about the strategy for your prelims exam. So primarily we are going to focus on your CSAT section, wherein we will be focusing on reading comprehension and what are the roles which are being played by the reading comprehension, what are the vital roles being played by reading comprehension in your CSAT. So proceeding towards the first section, that is what is expected by UPSC through the CSAT examination. So what are the skills which UPSC is expecting out of you through this examination? So first skill, as it is specified, is your problem solving skill. Second is decision making skill. Third, interpersonal skill. Then analytical ability skills, and then the mathematical skills, because you'll have to solve the sections like numbers, their relations, then data interpretation, and many such sections which are there of mathematics in the CSAT examination. So as I mentioned about these skills, so you will get to know eventually how these skills are there, how these skills are incorporated through the section of questions which are asked. So primarily we will be discussing about the strategy, the sectioning of the CSAT, like how many marks are there, कितने questions पूछे जा रहे हैं, आपको कितने आंसर करने हैं कि आपका पेपर निकल जाए. So all these things we are going to discuss today. First is there are 80 questions. Okay, so आपसे 80 सवाल पूछे जा रहे हैं और वो टोटल जो मार्क्स हैं वो है 200 मार्क्स के, और आपका जो पेपर है वो रहेगा 2 घंटे का, जिसके अंदर हर क्वेश्चन की जो वैल्यू है दैट विल बी 2.5 मार्क्स. जो हर क्वेश्चन है वो आपको 2.5 नंबर का आपका क्वेश्चन पड़ेगा, एंड अगर आपका उसमें से कोई गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग है. और नेगेटिव मार्किंग में मतलब अगर आप ठीक करते हैं तो फाइन, तो आप यू विल गेट 2.5 मार्क्स. अगर आप गलत करते हैं तो आपका 0.83 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे. एंड the best part is this paper is qualifying in nature. That means आपको इसमें 33% लाना है तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाएंगे. एंड इसका क्वालिफाई का मतलब ये आता है कि 80 में से आपको 27 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. 27 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, तो आपके जो मार्क्स बनेंगे दैट विल बी 67 मार्क्स आउट ऑफ योर 200 मार्क्स, which will make the total of 33%. That means you will qualify the exam if you get 67 marks out of your 200, or you attempt 27 questions correctly. Now, very important point. Students take CSAT very lightly. Kyun? There are people who are working on GS for like long time. साल भर लगा दिया है जनरल स्टडीज़ पढ़ने में, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. देखिए जो रेंज वेरी कर रही है, अगर मैं 2016 से अभी तक की बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारा 90 से लेकर 110 तक, हमारा 116 तक हमारा गए हैं मार्क्स. तो आप ये 2 ऑन एन एवरेज 216 तक का आपका कट ऑफ आ रहा है. जो कट ऑफ पहले 116 तक आया है, आज की डेट में वो काफ़ी कम होता जा रहा है. जैसे कि आपने रिसेंट ईयर्स में देखा होगा तो कभी 98 गई है, कभी 92 गई है. सो इट इज़ वेरिंग, बट मैं ऑन एन एवरेज अगर लेके चलूँ तो 92 टू 110 116 अगर मैं काम करके चलूँ, अगर एक बच्चा काफ़ी अच्छा पढ़ लिया है, देयर आर सच स्टूडेंट्स जो ऐसा बोलते हैं कि मैम इतना हमारा पक्का आ जाएगा, हम लोगों ने जो मॉक्स अपियर करें उसके अकॉर्डिंगली भी हम ये कह सकते हैं कि इतनी रेंज में हम ले आएंगे. आप अगर वो इतना ला रहे हैं, बट अगर मैं पूछती हूँ कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ CSAT, सो से कि उनका ये रहता है कि अभी CSAT नहीं हुआ मैम, CSAT अभी करना है. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी, बिकॉज CSAT का पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप ये क्वालिफाई भी कर गए और आपका CSAT में लेस देन 67 मार्क्स अगर आपके आए, योर एंड विल बी you are not qualified. So we should face the truth and we should handle the things in totality. उसके लिए आपको कुछ अलग तरीके से काम करने की ज़रूरत है. That we will be discussing ahead. So सेक्शनिंग की अगर मैं बात करूं, CSAT में क्या क्या आता है, थोड़ा सा जनरल व्यू लेते हैं.
जैसे कि कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, अब 25 to 30 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं कॉम्प्रीहेंशन के, जो कि आपके इन्फ्रेंस बेस्ड लॉजिकल बेस्ड हैं। देन मैथ्स का सेक्शन आ रहा है, रीजनिंग का सेक्शन आ रहा है। मैथ्स में भी जैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस आ गए, रेशियो के क्वेश्चन आ गए, इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आ गए, आपका परमिटेशन कॉम्बिनेशन आ गया, एवरेज नंबर आ गया, टाइम डिस्टेंस आ गया। ऐसी रीजनिंग की बात, मेंटल एबिलिटी, कोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, तो ये मैथ्स में 28 से 30 क्वेश्चन और रीजनिंग में आपके 20 to 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं इन क्वेश्चंस की, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो सेक्शन है वो वीक है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। कई बच्चे घबराए होते हैं कि मैम मेरा तो मैथ्स वीक है, मुझे लगता है कि सीसेट क्लियर नहीं हो पाएगा। सो अगर आपका मैथ्स वीक है, ठीक है, you can work on that, but apart from that you can strategize things accordingly, as in you can focus on comprehension and logical reasoning more, okay, because these are the areas wherein you can get the potential marks, because आपके 50+ questions जो आ रहे हैं वो इन दो sections से आ रहे हैं, जो है आपका reading comprehension and आपका है logical reasoning। so कॉम्प्रीहेंशन की अगर मैं बात करूं, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्राइमरली योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सो अब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के उन सेक्शंस की बात करने वाले हैं कि उनका कितना वेटेज रहा है, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, क्या ट्रेंड रहा है। सो विल बी डिस्कसिंग अहेड सो दैट यू गेट टू नो द रेलेवेंस ऑफ आरसीज एंड हाउ द टफनेस ऑफ दिस आरसी इज इंक्रीजिंग एंड हाउ यू शुड हैंडल इट। ओके, सो फर्स्ट इज आपके 25 to 30 क्वेश्चंस एवरी ईयर आर बीइंग आस्क्ड। Single most important section with almost 30 to 40% share. It's a big number. Okay? So आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसका 30 to 40% आपका शेयर है, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। तो और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई कि किस तरीके से आरसीज को सॉल्व करना है थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस, इफ यू डू इट यू कैन वेरी वेल नज आउट द स्ट्रैटेजी एंड यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। अगर आपको कुछ वो चीज़ें पता हैं जो आगे हम डिस्कस भी करेंगे हमारे अपकमिंग सेशंस में। तो जो लोग अभी, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड रिकमेंड देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट लेटेस्ट वीडियोज़ एंड रादर आप अगर जो बेल नोटिफिकेशन आपका, अगर आपको लेटेस्ट notifications चाहिए तो आप बेल आइकन प्रेस करिए so that you are updated on regular basis. Okay, now coming to the part that as I mentioned the cutoff is 33%, 67 marks. So वो 67 marks attain करने के लिए there are particular things that are required. So first thing is coming to the weightage. अब weightage जो हमने डिस्कस करी आप लोगों से, तो on an average 30 questions थे। अगर 30 क्वेश्चंस हैं और 75 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं तो वी कांट अफोर्ड टू टेक दिस लाइटली। अब हम बात करने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस की। सी, मैं कोई भी चीज़, हमारी कोई भी जो हमारी टीम है वो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बताती है। वी वर्क ऑन डेटा एनालिसिस। जो ज़माना है वो डेटा साइंस का है, डेटा एनालिसिस का है। तो अगर हम डेटा पे चल के काम करेंगे तभी हम एक राइट स्ट्रेटजी डिवाइस कर पाएंगे, बिकॉज जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो भी डेटा पे काम करती हैं, राइट। तो अगर आप अपनी डेटा पे काम करेंगे, वो डेटा आपके लिए क्या है कि प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ताकि आपको पता लगेगा कि यूपीएससी अब क्या आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है अपकमिंग ईयर। सो यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। जैसे कि मैं अगर ट्रेंड की बात करूँ स्पेसिफिकली ऑफ कॉम्प्रीहेंशन, तो आप देख सकते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन, पैसेजेस, रीजनिंग का और मैथ्स के ये क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर मैं 2011 से आपकी 21 तक की बात करूं, अगर हमने यहाँ पे 36 कॉम्प्रीहेंशंस, ये आपके 6 पैसेजेस हैं जिसमें आपने 36 क्वेश्चंस को आंसर किया। आज स्टेटस आप अगर देखें धीरे धीरे, तो सबसे इंपॉर्टेंट आप देखें, आप आज 26 पैसेज पढ़ रहे हैं, तब जाके आप 27 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ आप 6 पैसेज आपके आ रहे हैं। और अगर आपने उन 6 पैसेजेस को अच्छे से समझ लिया तो आराम से आप 36 क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द टफनेस इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। जहां आपके 6 पैसेज करके आप 36 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करते थे, मतलब एक, आप ये सोचिए कि अब जो धीरे धीरे लेवल आया, आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे 20 पैसेजेस तो उसमें 25 आपके क्वेश्चंस थे। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि आपको आज की डेट में जो कॉम्प्रीहेंशन का स्ट्रक्चर है वो ये है कि एक पैसेज आप 150 to 200 वर्ड्स पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन क्या सॉल्व कर पाते हैं, एक।
और जैसा कि हम जानते हैं कि एक एक मार्क्स से आपकी जो रैंक्स हैं वो बदल जाती हैं, तो वो सिंगल मार्क इज इंपॉर्टेंट। बट टफनेस किस एस्पेक्ट में और बढ़ गई है कि जहां आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे, क्योंकि आपका एक माइंड उस अकॉर्डिंगली मोल्ड हो जाता है कि ओके आई एम स्टडिंग थ्रू दिस, आई हैव कॉम्प्रीहेंड दिस वेरी नाइसली एंड नाउ आई कैन आंसर द थिंग्स प्रॉपरली। बट जहां आपने अभी पूरा पढ़ा और आपका एक ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, तो आपको पता लगता है कि अब दूसरे जॉनर से मेरा एक और टॉपिक आ गया है एंड अब मुझे उसको आंसर करना है एंड उसको फिर से कॉम्प्रीहेंड करना है, और उससे जो मैं आंसर में दे पाऊंगी वो होगा एक ही क्वेश्चन का। तो इसका मतलब टफनेस बढ़ रही है। जहाँ 6 क्वेश्चन आंसर कर पा रहे थे वहाँ 1 क्वेश्चन आंसर कर पा रहे, तो टफनेस तो एवरी नाउ एंड देन इट इज इंक्रीजिंग। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस इन विच वी रिक्वायर हाई कॉन्सेंट्रेशन। हम और भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं जो हम बात करने वाले हैं आगे, जिससे डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है अगर आप इसको एग्जीक्यूशन स्टेज पे लेके आते हैं। मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये ज़रूर कहती हूँ कि ज्ञान आपको बहुत लोग दे देंगे, बट अगर आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, अगर आपको कोई सही ज्ञान दे रहा है, उसकी वैल्यू तभी है अगर आपने उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया है। सो आई वुड रिकमेंड ऑल दी स्टूडेंट्स execute what is being delivered in the videos. Okay, so हमारी जो भी रिसर्च है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्विक व्यू ऑफ इट कि हम लोगों ने किस बेसिस पे हम लोगों ने इस रिसर्च को आपको जो ये ला के दिया है, उसके पीछे हमारी काफ़ी रिसर्च थी। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ईयर वाइज सारा डेटा निकाला, आपके जो सेक्शंस होते हैं, आपके जो सेट होते हैं, उसमें कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस आए, ये सारा डेटा हमारा निकला। आप देख सकते हैं 2011 से सारा पिछला तक डेटा एंड 2017 से 2021 का डेटा सारा हमने निकाला। उसके बाद जो रिसर्च के बाद वो आउटपुट ये निकला कि जो टफनेस है, जो मैं दिखाया आपको कि जो टफनेस है वो इंक्रीज हो रही है। ये आपको देखना ज़रूरी है ताकि आपकी आंखें खुलें, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी एग्जाम्शन लेके चल रहे हैं, अरे सीसैट तो हो जाएगा। तो अगर आज भी आप वो स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं तो ये नहीं होने का है अगर आपने इसको प्रॉपरली नहीं किया। और इसमें सीसैट में स्पेसिफिकली जो लोग मैथ्स में वीक हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या स्कोरिंग सेक्शंस रह सकते हैं, वो हैं आपके आरसीज और आपका रीजनिंग पार्ट। ओके, जैसे कि कुछ अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम जो कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, जो पैसेजेस आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, कैसे होते हैं वो पैसेजेस। तो पहली बात तो उसका आंसर आपको वहीं मिल जाएगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लें तो आपको बहुत सारे जॉनर्स मिलेंगे, बहुत सारी थीम्स मिलेंगी जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपको पॉलिटी का सेक्शन मिल जाएगा, इकोनॉमी का मिल जाएगा, एनवायरमेंट का मिल जाएगा, साइंस एंड टेक का मिल जाएगा, हिस्ट्री का मिल जाएगा, है ना, फिलॉसफी का मिल जाएगा। कुछ जो करंट अफेयर्स वाले होते हैं वो थोड़ा टाइम लेंगे, है ना, और हिस्ट्री वाले आप जल्दी सॉल्व कर लोगे क्योंकि आप अपनी नॉलेज अप्लाई करोगे उसके अंदर, है ना, क्योंकि आपने वो पढ़ा हुआ है। बट सबसे बड़ी हमारी गलती ये है दैट वी अप्लाई आवर नॉलेज, सो वी डोंट हैव टू डू दैट, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अहेड। सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमने जीएस में नॉलेज एक्वायर की है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना है। So we just need to understand what author is trying to convey, and accordingly we need to understand the core theme of the comprehension of the passage and then answer it accordingly. There can be techniques for the same. Techniques as in, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने देखा कि पहले क्वेश्चन क्या है, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसके बाद आप पैसेज पे गए और फिर आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पैसेज को एनालाइज किया ताकि आपको आंसर जल्दी मिले। या आप एक और सेकंड आप जो तरीका कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आपने पैसेज को क्विकली रीड किया और क्विकली रीड करने के बाद यू जंप टू क्वेश्चन एंड देन यू रेफर बैक टू द पैसेज सो दैट देयर इज अ सिंक एंड यू कैन आंसर एंड यू कैन कॉम्प्रीहेंड प्रॉपरली। तो ये तरीके होते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे बहुत सी और चीज़ें हैं, जैसे आपका ब्लैंकेट जनरलाइजेशन हो गया, जैसे कई जगह आपको आंसर्स में दिखेगा ऑल या नन, राइट, तो ये बड़े रिस्की हैं, है ना, तो इसका मतलब यू नीड टू गो बैक एंड रेफर अगेन। आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे खतरा है जहाँ पे ऑल और नन लिखा है, क्योंकि जनरली ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ये रिस्की होते हैं और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर करेक्ट नहीं होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको जब आंसर करना है जहाँ ऑल और नन वाली कंडीशन आ रहे हैं तो उसमें क्या हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, हटा सकते हैं सीधा उनको, तो वो वैलिड है या नहीं वो आप अपने पैसेज पे जाके रेफर करिए एंड यू विल गेट द आंसर फ्रॉम देयर इटसेल्फ। ओके, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे एब्सोल्युटली, करेक्टली, है ना, या अगर मैं बोलूँगी इनको बोलूँगी एक्सट्रीम वर्ड्स, आपने डेफिनेटली सुना होगा एक्सट्रीम वर्ड्स। तो अगर ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स वहाँ पे आपको दिख रहे हैं तो दोबारा रेफर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका मतलब ये है कि यही है ना, तो यही चीज़ है या नहीं, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब आपको चेक करना है। जनरली एक्सट्रीम वर्ड्स के केसेस में एलिमिनेशन हो जाता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
अब कॉमन मिस्टेक्स जैसे कि मैंने बात करी ब्लैंकेट जनरलाइजेशन मतलब ऑल या नन जैसे जो टर्म्स आती हैं कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट और नॉट, है ना, ऐसे करके, या ऑल ऑफ दीज आर ट्रू और नॉट। तो ऐसे केसेस में जनरली जो होता है वो रॉन्ग ही होता है, इनकरेक्ट होती हैं वो स्टेटमेंट्स, बट फिर भी आपको क्रॉस चेक करना होगा एंड आपको देखना होगा। बट इससे आपको ये चीज़ जो आइडिया मिलेगा दैट थ्रू प्रैक्टिस, सो उससे आपको काफ़ी इस चीज़ का क्लैरिटी मिल जाएगा। जो एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने आपको एक्सट्रीम वर्ड्स कहा, तो वो एक्सट्रीम वर्ड्स अगर आपको दिखते हैं कि एब्सोल्युटली, यू नो, फाइनली, करेक्टली, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि क्या यही सही है। तो अगर वो सही है या वो टर्म्स एक्सट्रीम वर्ड्स आपके हैं वो कहीं ना कहीं आपको डिवेल कर सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे वर्ड्स क्या आपके क्वेश्चंस में छुपे हैं। अगर वो क्वेश्चन में छुपे हैं तो आपको डेफिनेटली पैसेज को दोबारा रेफर करना है और देखना है कि वो जो कह रहे हैं क्या वो एग्जैक्टली उसमें कहा गया है। जैसे ही ऑल और नन की बात करी मैंने ब्लैंकेट जनरलाइजेशन की, वैसे ही एक्सट्रीम वर्ड्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल, तो आपको वहाँ भी देखना है, क्योंकि इस केस में ऐसा भी होता है कि वो काफ़ी जगह पे ये चीज़ें इनकरेक्ट होती हैं। हाँ, इन सम केसेस करेक्ट निकल भी आता है, बट मोस्टली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि इनकरेक्ट होता है। तो आपको ध्यान देना है कि वो करेक्ट या इनकरेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे रेफर करना है। और एक और गलती जो बच्चे करते हैं कि पैसेज को प्रॉपरली रीड नहीं करते, आप स्किमिंग कर देते हो, है ना, स्किपिंग कर देते हो। तो वो स्किपिंग कितनी करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्किपिंग और स्किपिंग में डिफरेंस है, तो वो चीज़ आपको कैसे करना है वो आपको ध्यान देना है। एंड देन यू नो जो भी कंटेंट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है, अब कोई चीज़ है कि एक इम्प्लीकेशन उस आप एक पैसेज से लेते हैं कि इम्प्लाई क्या कर रहा है, और एक होता है कि एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है। तो अपना दिमाग ना लड़ाते हुए ये देखना है कि वो कह क्या रहा है ना। एक होता है आपने अपना इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया, एक होता है वो क्या इन्फ्लुएंस आप ड्रॉ कर रहे हो उसके कहने से, तो दैट थिंग मैटर्स। ओके, आपका रीडिंग रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस वजह से बच्चे फेलियर फेस करते हैं, वो एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आपका रीडिंग रेट। बच्चों का जो रीडिंग रेट होता है वो स्लो रहता है। रीडिंग रेट पे आपको क्या करना होगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका रीडिंग रेट इन्हांस होगा। रीडिंग रेट किस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, जैसे कि आपकी एवरेज जो रीडर होता है उसकी स्पीड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एवरेज वर्ड्स पर पैसेज आप कितना रीड कर पा रहे हो, कितना टाइम ले पा रहे हो, हम ये सारा आगे डिस्कस करने वाले हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है, आपकी कितनी होनी चाहिए है। तो इसके लिए आपको ट्यून रहना पड़ेगा ताकि आप आगे चीज़ें अपडेट करें, बिकॉज आगे आने वाले दिनों में हम कॉम्प्रीहेंशंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तभी जो आपके एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, मैं स्टेट करूँगी क्या क्या एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ होते हैं। मैं आगे ये भी स्टेट करने वाली हूँ कि जो आपकी implications ड्रॉ होती हैं, जो आप इन्फ्रेंस भी ड्रॉ कर रहे हो या एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स होती हैं, वो क्या होती हैं। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग सेशंस, but today I am giving you a quick view of the things which are there in your reading comprehension and which you need to take into account and avoid such mistakes. तो ये आपको अभी जो लोग ऑलरेडी इन प्रैक्टिस हैं, जो अभी कर रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग रेट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं उनको। और सबसे ज़्यादा यूपीएससी इज़ अ गेम ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट। सब्जेक्ट मैनेजमेंट का गेम तो है ही है, बट इट इज़ अ गेम ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट। तो ये पेपर में आपको बहुत ध्यान देना है कि अपना टाइम कितना मैनेज करें, तो वो भी हम बात करेंगे कि आपको कितना टाइम देना है पर क्वेश्चन। ओके, सो सम टिप्स फॉर द सेम इज रीड मोर एडिटोरियल्स। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए वेल वर्स होने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट्स करने होंगे। वो एफर्ट्स क्या होगा, यू नीड टू रीड मोर एडिटोरियल्स एंड थ्रू दैट यू विल इम्प्रूव योर वोकेबलरी। तो यू कैन मेंटेन अ नोटबुक फॉर द सेम। मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि एक नोटबुक मेंटेन करिए। उससे क्या होता है कि अभी आप कभी भी उसको महीने में उठा के एक बार गो थ्रू कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो इम्बाइब हो जाता है। ओवरकम रिग्रेशन, आगे भी मैं बात करने वाली हूँ रिग्रेशन की। रिग्रेशन क्या होता है कि एक टेंडेंसी कि बार बार पैसेज को जाके पढ़ना, वहाँ पे क्या होता है ना, टाइम वेस्ट होता है। अगर आप एक बार पढ़ रहे हैं, मैंने आपको दो तरीके बताए, या तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद आप पैसेज पढ़ लो, नहीं तो पैसेज क्विकली पढ़ लो और फिर क्वेश्चन पे जंप करो और फिर यू रेफर बैक। तो उस केस में क्या है, कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो बार बार दे आर रेफरिंग बैक। एक क्वेश्चन पढ़ा फिर रेफरिंग बैक, एक क्वेश्चन पढ़ा फिर रेफरिंग बैक, मतलब यू आर इन डाउट एंड यू आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। तो आपको ये पता होना चाहिए जब आपने वो किया, जब इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उसको हाईलाइट करिए, क्योंकि आप पहले क्वेश्चंस देख चुके हैं तो आपको पता है कहीं ना कहीं इस एरिया में ये चीज़ आपकी छुपी है। तो अगर आप वो कर लेंगे तो आपका थोड़ा सा लेवल जो है उससे बेटर हो जाएगा। देन
start, as I mentioned, you can also start by reading the question. जो blanket generalization कहा, that is also very important. all or none का case जो है, जो मैंने इंपॉर्टेंट सेक्शन बोला कि आपको स्किम करना है बट स्किप नहीं करना है, तो कई स्टूडेंट्स ये डिफरेंस, जो थिन लाइन डिफरेंस है वो समझ नहीं पाते हैं, तो आप स्किप कर देते हैं. आपको स्किमिंग करनी है बट पूरा स्किप नहीं कर देना है कि पूरा सेक्शन सोचा नहीं रेलिवेंट नहीं है मैं इसको स्किप मारूं. डोंट डू लाइक दैट एंड प्लीज फॉलो द ऑथर. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो द ऑथर, बिकॉज जब आप फॉलो नहीं कर रहे हैं ऑथर को तो आप अपने आप को फॉलो कर रहे हैं और आप फॉलो वो कर रहे हैं जो आप पढ़ के आए हैं. सो यू डोंट नीड टू कंज्यूम दैट कंटेंट एंड अप्लाई इनटू योर कॉम्प्रिहेंशन. जो बाकी सेक्शंस में ऑलरेडी डिस्कस करती आ रही हूँ. ये बहुत फेमस आपने सुना होगा कोट कि बाय रीडिंग सो मच माय वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्ड अलोंग विद माय कॉम्प्रिहेंशन. सो बाय, बिकॉज कई स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम सिनोनिम्स एंटोनिम्स का नहीं आइडिया, तो उन सब चीज़ों के लिए क्या है, जितनी आप रीडिंग हैबिट मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा जो आपकी ये स्किल्स हैं वो आपकी इंप्रूव होंगी, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी. तो उसके लिए आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, आप सेक्शंस, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं. इससे ऑटोमेटिकली यू विल नॉट, जो स्टूडेंट्स अभी इंसेप्शन स्टेज में उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि अगर आप एक रीडिंग हैबिट अभी मेंटेन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन पावर है, जो कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स हैं, वो भी टाइम के साथ इंप्रूव हो रही हैं. और अगर आप उसके लिए वोकैबुलरी के कुछ सर्टेन नोट्स अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा. सी, सम पीपल आर कंफर्टेबल, सम पीपल आर नॉट कंफर्टेबल, बट अकॉर्डिंग टू मी इफ मेनी पीपल हैव बेनिफिटेड एंड दे रियलाइज कि या we have done vocabulary and we encountered that work there and it was utilized later. So I think you can do that if you have the tendency to write the words and उसके बारे में एक बार रिवाइज कर लेना. अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो you can do that, it will definitely be beneficial for you. नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या नहीं है ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि ये कोई इंग्लिश का टेस्ट है. ये आपका इंग्लिश का टेस्ट नहीं हो रहा. जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी कुछ स्किल्स हैं, है ना. मैंने आपको बताया था कि आपकी लॉजिकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, ये सब चेक किया जा रहा है. तो आपका जो ये आप सोचें कि आपकी इंग्लिश टेस्ट हो रही है, इंग्लिश टेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये जो कॉम्प्रिहेंशन है आपको हिंदी में भी मिलेगा, है ना. आप रेफर कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये है जब पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो इसका मतलब वो इंग्लिश तो आपका टेस्ट नहीं करना चाहते हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज. एज आई क्लियरली स्टेटेड मैनी टाइम्स कि आपको अपनी नॉलेज जीएस की अप्लाई नहीं करनी है. जो ऑथर कह रहा है यू नीड टू फॉलो द ऑथर, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यूपीएससी ये चाह रहा है कि वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करना चाहता, वो आपको ये देख रहा है कि जो आपको कहा गया आप उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ फैक्ट फाइंडिंग. कई लोग क्या करते हैं, डेटा और फिगर्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर जाते हैं, फैक्ट्स ढूंढने लग जाते हैं. You don't need to emphasize on that. It is not that important. Important क्या है कि आप core theme को समझिए. Okay? So is it a challenging task? देखिए कुछ चीज़ें, पुअर वोकैबुलरी, जब आप चीज़ें समझ नहीं पाए, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो रहा है, दिमाग इधर उधर जा रहा है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. व्हेन यू आर फोकसिंग यू शुड फोकस कंप्लीटली ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन. कई बार पैसेजेस थोड़े बोरिंग होते हैं, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं है इसलिए आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे. देखो इंटरेस्ट तो आपको जनरेट करना पड़ेगा. इट इज़ द डिमांड ऑफ यूपीएससी. बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं करना चाहते बट हमको करनी पड़ती हैं. बट कई बार वो आप जब वो कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपको सक्सेस हासिल होती है तो आपको रियलाइज होता है कि कोई बात नहीं, मैंने हिम्मत करी, पहले मैं इसके अंदर इंक्लाइन नहीं था बट मैंने हिम्मत करी और मैंने निकाल लिया. तो एंड प्रोडक्ट जो आप यू आर गेटिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो एंड प्रोडक्ट तो आपको अगर ये जॉब लेनी है तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा और इतने एफर्ट्स तो आपको डालने ही पड़ेंगे, राइट. कई बच्चे लो रिटेंशन और रिकॉल की बात करते हैं. इसमें आपको रिटेन नहीं करना है, इसमें आपको बस ये कि जो आपके सामने है, आपको सामने विजिबल है, यू कैन हाईलाइट, है ना. इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू सॉल्व थिंग्स. और आपकी जो रीडिंग हैबिट है, जैसा कि मैंने बताया, वो एक रिग्रेशन वाली जो आदत है, रिग्रेशन को आपको थोड़ा सा ठीक करना है. जैसे जब आप रिग्रेशन कर रहे हैं, मतलब आप दोबारा जा के एक चीज़ को रेफर कर रहे हैं, तो इट रियली स्लोज यू डाउन एंड आपको कन्फ्यूजन होता है कि अच्छा अभी मैंने ये कहाँ पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था. तो ये सब चीज़ें ना आपका इंटरेस्ट भी लूज़ कराती हैं और कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है. जैसे जैसे आपको लगता है कि अरे ये टफ है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने उसको हेस्ट में, जल्दबाजी में पढ़ा और आपने उसको बहुत मेटिकुलसली नहीं फॉलो किया, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट लूज हुआ. इंटरेस्ट लूज होने से आपको लगा कि शायद आप नहीं कर पाएंगे, तो वो आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी अफेक्ट करेगा. तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे तो डेफिनेटली विल इम्प्रूव.
तो ये हमारी है एक टू डू लिस्ट विच यू नीड टू फॉलो। ओके, आपको अपने वोकैब पे काम करना है, जितना हो सके रीडिंग, यू शुड रीड मोर, एंड एक्टिव रीडिंग प्लस सेंस ऑफ अर्जेंसी ये आपके अंदर होनी ही चाहिए। देन यू शुड ब्रेक द हैबिट ऑफ रिग्रेशन, बार बार जा जाके पढ़ना, एक लाइन पढ़ी फिर क्वेश्चन पे आ गए, फिर दोबारा सेकंड क्वेश्चन पढ़ा फिर दूसरी लाइन पे चले गए। डोंट डू लाइक दैट, दैट इज़ अ बैड हैबिट, वी शुड अवॉइड इट। कहीं पे रिक्वायर्ड होता है, जैसे एक्सट्रीम केसेस अगर मैं कहूँ, ऑल नन वाले या एक्सट्रीम केसेस मैं कह रही हूँ, उसमें आप करिए, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और लुक फॉर कोर थीम, सेंट्रल आइडिया क्या है कॉम्प्रिहेंशन का, ये आप समझिए, पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है वो आप करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर रेट मिलेगा। तो ये तो निश्चित है, ये तो तय है कि अगर आपने इस पर काम कर लिया तो ये कोई आपकी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से आप इसमें नंबर ले आएंगे। बस वही है कि प्रैक्टिस की कमी नहीं होनी चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यू शुड मास्टर दी अप्रोच ऑफ कीवर्ड्स टू एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो क्या कीवर्ड्स उसमें है ना, वो समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्या क्वेश्चन, कीवर्ड्स क्या होते हैं, सम वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, तो कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, डायरेक्टिव्स कहा जाता है, डायरेक्टिव्स ऑफ कीवर्ड्स विच आर यूटिलाइज्ड। तो वो जो टर्म, जो प्रीफिक्स लिखा हुआ है, एक्सप्लेन का होता है, आप एक्सप्लेन तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ जो आपकी आंसर राइटिंग है, जो आपके मैं क्वेश्चंस के सेंस में कहूँ, तो आपको अगर कुछ पिक एंड फाइंड करना है तो उस केस में आपको बस ये देखना है कि आगे जो कीवर्ड है वो क्या कह रहा है, उसको देखते हुए, उसके सफिक्स को देखते हुए आपको अपने पैसेज को रेफर करना है, एंड देन यू नीड टू ड्रॉ द इन्फ्रेंस, एंड देन यू नीड टू कम अप विद द फाइनल आंसर। ओके, इफ वी विल फॉलो सच हैबिट्स, डेफिनेटली यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। थैंक यू।